हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 6। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, क्या देखा, तो ह्यूमन के ग्रीडी नेचर्स के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें रिसोर्सेज की रिगार्डिंग। अमीर गरीब का क्रिएशन हुआ, ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो गया, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन वगैरह, और रिसोर्सेज भी कम होने लगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि देखिए, every challenge and opportunity seeks a moral in itself. So, first of all, equitable distribution of resources is essential for sustained life or sustained quality of life and global peace. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इक्वेलिटी और इक्विटी को एक ही समझ लेते हैं, तो डिफरेंस होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से कवर करना चाहूँगा। देखिए, इक्वेलिटी ये लिखा है और ये समझिए कोई लाइन है, किसी चीज़ का गोल है। ये 3 रिलीजन्स है या फिर 3 कोई ग्रुप्स है। तो ये समझिए कोई रेस शुरू है। इजी एग्जांपल से समझिए, ये कोई रेस शुरू है, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे है, ख़त्म हो गया, अभी मतलब जा रहे। तो अगर इक्वेलिटी की बात की जाए तो तीनों को 1-1 किलोमीटर आगे कर दिया गया। फोकट में समझ लीजिए, तीनों को 1-1 किलोमीटर आगे कर दिया। समझिए अभी ये 3 किलोमीटर अगर दूर है फिनिशिंग लाइन से तो 2 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर हो गया, और ये 10 किलोमीटर है तो 9 किलोमीटर हो गया। जस्ट एग्जांपल, हाँ। बट इक्विटी का मतलब क्या होता है? ये समझिए 10 किलोमीटर दूर है, ये 11 किलोमीटर दूर है, और ये 9 किलोमीटर दूर है। तो तीनों को 6-6 किलोमीटर दूर कर दिया। मतलब इस केस में कुछ कम किया, इसमें केस में कुछ ज़्यादा ही कम किया, और इस केस में कम किया। मतलब तीनों को एक ही लाइन में लाया गया। इसमें क्या किया, इक्वेलिटी के केस में क्या होता है, तीनों को इक्वली रिवॉर्ड मिलता है। बट इक्विटी के केस में क्या होता है, तीनों को ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जिससे वो एक लाइन में आ सके। समझ गए? ये एक लाइन हुई, मतलब अभी जो लड़ाई होगी इनमें, मतलब अभी जो रेस होगी वो इक्वल होगी। मतलब अभी जो रेस होगी वो फेयर होगी। ये फेयर थोड़ी ना है, इक्वेलिटी इज़ नॉट फेयर ऑलवेज। समझ गए? इक्विटी इज़ फेयर, क्योंकि अभी जब रेस होगी तो तीनों एक ही लाइन पे, तो जब भी रेस होगी जो भी पहले जीतेगा वही पहले जीतेगा। तीनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। समझ गए? इसी कारण तो रिजर्वेशन का मुद्दा इतना ट्रेंड में रहता है। एंड ग्लोबल पीस, देखिए, सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ का तो मतलब हमने देखा कि ज़्यादा फिर अच्छे से चलेगा, बट ग्लोबल पीस कैसे इंश्योर होगा, या और सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कैसे इंश्योर होगा? तो समझिए, अभी समझिए सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, सब एक ही लाइन पे है, तो क्या चांसेस है कि लड़ाई झगड़े होंगे? क्योंकि जो पहले आगे थे वो भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें पीछे कर दिया ऐसा और वैसा, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे, कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो होगा नहीं। और जो पीछे थे वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो अच्छा लग रहा है, दे विल फील ऑनर्ड। क्यों? क्योंकि जो पहले उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी वो उन्हें अब मिलेगी। इससे ग्लोबल पीस इसलिए इंश्योर होता है क्योंकि देखिए, अगर आपको अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, अच्छे से आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे, अच्छे से आपका रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो क्या होगा? तो आप स्ट्राइक्स करोगे, राइट्स करोगे। ये ऐसा है कि समझिए कोई बहुत गरीब है तो उसे 10 किलो चावल मिल रहे, कोई मिडिल क्लास है तो उसे 5 किलो चावल मिल रहे। कैसे? रेशन में समझिए, बस एग्जांपल के लिए, कोई बहुत गरीब है तो उसे 10 किलो, कोई थोड़ा गरीब है तो 5 किलो, कोई बहुत कम गरीब है तो 1 किलो। समझ गए? ऐसे। एंड करंट सिचुएशन शोज दैट आवर फ्यूचर इज इन डेंजर। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, your future depends upon the actions you do today and your current condition is the result of your past। समझ गए? तो आज की कंडीशन जो है, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस वगैरह हो रहे हैं, तो फ्यूचर हमारा खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर के बारे में कम सोचा जा रहा है। हम ये नहीं सोचते, चीज़ें यूज़ करते हो कि फ्यूचर का क्या होगा। समझ गए? इस कारण प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके बाद सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी टू बी इंश्योर्ड। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने लोग थे उनकी लाइफ जो थी ज़्यादा लंबी जीती, वो ज़्यादा लंबे समय तक जीते थे। इसका रीज़न क्या था?
वो अनएडल्टरेटेड फूड खाते थे, कम मिलावट वाला खाते थे, वो ज़्यादा ऑयली नहीं खाते थे, जंक फूड नहीं खाते थे। समझ गए? उसी तरह सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लाइफ स्पैन होना, ज़्यादा टाइम स्पैन होना किसी चीज़ का, जैसे कि लाइफ का, जैसे कि रिसोर्सेस के एग्जिस्टेंस का। जैसे कि 2 कुत्ते एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए। एक का लाइफ स्पैन है 10 साल, एक का लाइफ स्पैन है 2 साल। तो रिसोर्सेज का लाइफ स्पैन 10 साल के कुत्ते की तरह होना चाहिए। समझ गए? 2 साल के कुत्ते की तरह नहीं। तो इस मॉरल से क्या हुआ, लोगों को समझ आया कि कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। तो उससे क्या आइडिया इमर्ज हुए, तो एजेंडा 21 एंड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक सबसे मतलब हम कह सकते हैं हटके इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दी गई है जो हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस ने लिए। तो इनको समझने से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझना ज़रूरी है। द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग और हार्मिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको समझने के लिए ईजी एग्जांपल लीजिए। समझिए मेरे दोस्त ने टॉप किया, बट कैसे टॉप किया, तो दूसरा जो टॉपर था, मतलब जो पहले टॉप करता था, उसको पेपर के डराया धमकाया कि बेटे अगर पेपर में लिखा अच्छा तो इतना मार्क आएगा कि क्या बताऊँ। मतलब अगर ऐसा किया तो उससे क्या हुआ, उसने क्या किया, दूसरे को गिराया। वो खुद ऊपर नहीं हुआ, उसने दूसरे को गिराया। उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, तो ऊपर उठ के होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को गिरा के नहीं। सो इन्वायरमेंट मस्ट नॉट बी डैमेज्ड, ये ज़रूरी है। अगर इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया तो मतलब आप समझिए डेवलपमेंट का कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के अलावा वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही क्या करता है। सक्सेस फेलियर वो तो एक मार्क है, बट इन्वायरमेंट ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह सब इन्वायरमेंट पे तो बेस्ड होती है। उसके बाद रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑफ 1992, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक स्टेप थी जिसने कुछ चेंज लाया हमारी सोसाइटी में। कैसे, तो देखते हैं। सो इन जून 1992 100+ heads of state met in Rio de Janeiro with the objective of conducting first international Earth Summit। तो इसको हम डीप में देखते हैं। सो 1992 की बात है, जून 1992 में 100 heads of स्टेट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पंजाब हरियाणा वगैरह। स्टेट का मतलब यहाँ पे नेशन है, समझ गए, कंट्री है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार वगैरह। तो रियो डी जेनेरियो में जो हेड्स थे इनके, स्टेट के हेड, तो अब पॉलिटिकल हेड की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। तो वैसे ही तो वो इकट्ठा हुए कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह है, हाँ, ये बात याद रखें। तो क्यों इकट्ठा हुए, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कंडक्ट करने के लिए। तो ये क्या होता है तो बाद में हम आगे देखते हैं। तो इस अर्थ समिट का एम क्या था, टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर एट द ग्लोबल लेवल। तो इसका जो एम था, देखिए ये लोग इकट्ठा इसलिए हुए थे, मतलब हेड्स इकट्ठा इसलिए हुए थे क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की ज़रूरत थी। क्योंकि इन्वायरमेंट जो था वो डैमेज हो रहा था, जैसे कि आपको बताएं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, मतलब पॉल्यूशन हो रहा था। पॉल्यूशन हो रहा था, इसके कारण क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा था, समझ गए। उसी तरह सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन वगैरह तो हो ही चुके थे, और इससे क्या हुआ था, इनकम में तो मतलब ग्रेट डिप्रेशन बहुत पहले हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बहुत पहले हो चुकी थी, बट उनका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो था। तो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ग्लोबल लेवल पे भी ज़रूरी था, और ग्लोबल लेवल पे ये वर्ड के कारण ही ये सब 100+ जो हेड्स थे वो इकट्ठा हुए। क्योंकि अगर ग्लोबल की बात ना किए जाए तो क्या फ़ायदा है, अगर आप गरीबों को बुला रहे हो और गरीबों की बात ना करो तो क्या फ़ायदा है। उसी तरह अगर आप ग्लोबल लेवल की बात ना करो, मतलब जो भी डिसीजन होगा वो पूरे कंट्रीज जो हेड्स है स्टेट के, पूरे स्टेट्स पे मैटर करेगा। उसी तरह असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए फिर इन्होंने एक डिक्लेरेशन या फिर हम कह सकते हैं एक एक्ट साइन किया। वो किस पे बेस्ड था, तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। जैसे कि हमको पता है जोग्राफी के कारण ही, मतलब जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक चेंज होता है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्टरी की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ इन्होंने एम किया है कि अभी उन्हें बचाना ज़रूरी है, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है उन्हें बचाना ज़रूरी है। इस कारण क्या हुआ, द रियो कन्वेंशन डिक्लेयर्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 विथ एम ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात हुई तो इसमें दो कंपोनेंट्स है, फ्लोरा और फोना। तो फ्लोरा के लिए क्या किया, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज किया गया कि अगर पूरे वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ये लॉ फॉलो होने चाहिए कि कुछ जो लोग हैं उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, जो हमारे पेड़ पौधे उन्हें काटने की, और हंटिंग को बैन कर दिया गया, ऐसे स्टेप्स लिए। और एडॉप्टेड एजेंडा 21 टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एजेंडा 21 जो है उसके बारे में हम आगे तो पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसका एजेंडा 21 का एम क्या था, मतलब इन दोनों चीज़ों का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। क्यों, क्योंकि तब की कंडीशन क्या थी, रिसोर्सेज सिर्फ एक्सप्लॉइट हो रहे थे और लाइफस्टाइल तो बढ़ रहा था बट रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत लोगों को दिखने लगी 21st सेंचुरी में। एंड व्हाट वाज एजेंडा 21, द डिक्लेरेशन साइंड बाय ग्लोबल लीडर्स और वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। सो ज़्यादा ना याद रखे, बस इतना याद रखे। तो एजेंडा 21 क्या था, वो एक डिक्लेरेशन था। मतलब कोई चीज़ अगर समझिए, मैंने अभी आपसे डिबेट की तो उसके बाद अगर आप कोई चीज़ से, मेरी चीज़ से एग्री करो और मैं भी आपकी किसी चीज़ से एग्री करो, मतलब हमें म्यूचुअल अग्रीमेंट हो तो हम उसे डिक्लेयर करते हैं। हाँ, तो उसी तरह ये डिक्लेरेशन था। ये कब डिक्लेयर हुआ था, तो 1992 में। कब, तो रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट में, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में। तो इट वॉज साइंड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये साइंड कहाँ पे हुआ था, तो UNCD में, जिसे मैं यूनसेड कहता हूँ। मतलब ये याद करने के लिए मैंने बनाया था। यूनसेड मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस तो आपको पता है, मतलब ये असेंबली थी, असेंबल होते थे यहाँ पे लोग, इकट्ठा होते थे और डिस्कस करते थे। अगर वर्ड को स्प्लिटअप किया जाए तो हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड, अगर जनरली इसका मीनिंग देखें तो जनरल से समझिए, यूनाइटेड नेशंस सारे नेशंस एक साथ, कॉन्फ्रेंस बातचीत, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो सारे नेशंस एक साथ मिलके बातचीत करते थे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में। इसी को UNCED कहते हैं, इतना आसानी से याद रखिए। और इसका एम क्या था एजेंडा 21 का, तो अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल ज़रूरी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना ज़रूरी था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक देश में अगर वाटर डिप्लेशन की प्रॉब्लम है तो दूसरे देश में ना हो, बहुत चीज़ें कॉमन थी, तो उस कारण ये होना ज़रूरी था। उसके बाद अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि हमने देखा, क्योंकि फ्यूचर खतरे में नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल नीड्स। देखिए, अगर मैं भी ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी कुछ नहीं समझेगा। हाँ, मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा तब आपको समझेगा। समझ गए? कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, काउंटर करना, अपोज करना, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए, इन्वायरमेंटल डैमेज इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के कारण हो रहा था, ग्रेट डिप्रेशन और World War II के कारण पॉवर्टी फैल गई थी, और डिसीजेस की तो मतलब आज भी प्रॉब्लम चल रही क्योंकि कोरोना फैल गए। समझ गए? तो इस कारण क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि चलो इनको अपोज करते हैं, इनको कॉम्बैट करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं। क्योंकि अगर हमें अच्छा वर्ल्ड इमेजिन करना है तो लोग डिसीज फ्री होने चाहिए। तो इस कारण क्या हुआ, कुछ चीज़ें सामने कि कॉमन इंटरेस्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स के कारण ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकता है। इसको ऐसे समझिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों बनी, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बीजेपी ने वही चीज़ें दिखाई जो लोगों को देखनी थी। मतलब इलेक्शंस के पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने वही बताया जो लोगों को सुनना था। उन्होंने लोगों के कंसाइंस के साथ खेला, उन्होंने लोगों को मतलब बिलीव करने में मजबूर किया कि तुम्हारे इंटरेस्ट है, हम पूरे करेंगे। तो इस कारण क्या हुआ, लोगों ने वोट दे दिया। समझ गए? कॉमन इंटरेस्ट, कि लोगों के इंटरेस्ट क्या थे कि किसानों को बढ़ाओ, बेरोजगारी को कम करो। तो वही किया गवर्नमेंट ने भी,
वही एजेंडाज लगाए कि बेरोजगारी कम होगी और किसानों को रोजगार अच्छे से मिलेगा। दूसरा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं एक भारत का नागरिक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि स्वच्छ भारत अभियान को मैं क्या करूँ तो प्रमोट करूँ। चाहे मैं पंजाब में रहता हूँ, चाहे मैं यूपी में रहता हूँ, चाहे मैं एमपी में रहता हूँ, चाहे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरा एक काम है। उसी तरह पूरे वर्ल्ड के नेशंस का काम था ये कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीज़ को अपोज करे। क्योंकि आगे जैसे कि हमने डेवलपमेंट चैप्टर में देखा इकोनॉमिक्स के कि अगर ग्लोबल क्राइसिस होंगे तो वो किसी कंट्री को देख के नहीं आएंगे, वो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेंगे। जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन आया था। उसके बाद म्यूचुअल नीड्स, ये ज़रूरी है क्योंकि हम कहते हैं एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, वैसे ही फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज़ माई फ्रेंड। तो म्यूचुअल नीड ज़रूरी है। जैसे कि म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों में कॉमन, समझ गए। तो म्यूचुअल नीड्स का यही मतलब होता है कि आपको भी पैसे की ज़रूरत है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। आपके देश में भी आपको बेरोज़गारी कम करनी है, मुझे भी मेरे देश में बेरोज़गारी कम करनी है। आपके देश में भी डिसीजेस कम करनी है, मुझे भी मेरे देश में डिसीजेस कम करनी है। तो दोनों में म्यूचुअल नीड्स है। ये दोनों चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो, कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स, ये दोनों को रिलेट होती है। तो इन कारण क्या हुआ, ग्लोबल कोऑपरेशन फिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि अगर कॉमन चीज़ें शेयर होगी तो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जैसी फीलिंग आएगी। तो उस कारण क्या हुआ, लोगों ने बोला ठीक है चलो अच्छा ठीक है, हम अग्री करने को तैयार है। उसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21। देखिए लोकल गवर्नमेंट का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है अगर जनरली समझना जाए तो, क्योंकि एजेंडा 21 का ये ऑब्जेक्टिव था, देखा हमने, ये एम था। तो इम्प्लीमेंटेशन, ये मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर लोकल गवर्नमेंट ने उनका एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट ही यूज़ क्यों हुआ ये वर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं हुआ। तो हम अब ये देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आपको क्वेश्चन ढूंढना ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट ही क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट पावरफुल होती है, तो लोकल गवर्नमेंट में क्यों। तो देखिए एक घर है जिसमें 10 बच्चे, मतलब एक ही फैमिली है, एक आदमी के 10 बच्चे, और एक घर है जिसमें एक आदमी के 2 बच्चे, समझ गए। तो एक आदमी जिसके 10 बच्चे, क्या चांसेस है कि वो हर एक पे अच्छे से ध्यान दे पाए, बट एक आदमी जिसके 2 बच्चे हैं वो कितना इजीली हर एक पे ध्यान दे सकता है, समझ गए। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके समझिए पास्ट में जैसे 29 स्टेट्स थे, अभी 28 हो गए वापस। सो 28 स्टेट्स को संभालना आसान बात थोड़ी ना है। फिर 28 स्टेट्स में मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, कई डिस्ट्रिक्ट्स में तालुकास, ऐसे मतलब डिवीजन है, तो इससे प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो बट लोकल गवर्नमेंट का क्या है, एक ही बच्चा, डिस्ट्रिक्ट तालुकास। तो लोकल गवर्नमेंट का इजी क्या होता है कि वो छोटे से एरिया में अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के लोगों को पता होता है कि एरिया की प्रॉब्लम क्या है, तो वो इजीली डील कर पाते हैं। ये ऐसा है कि अगर मैं किसी क्रिकेटर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर को जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, जिसने पूरे लाइफ भर एक अच्छे पिच पे बैटिंग की हो, अगर उसे मैं गड्ढे वाली सड़क पे बैटिंग कराऊंगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को परफेक्ट आइडिया नहीं होता कि लोकल एरिया में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। इस कारण लोकल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी एजेंडा 21 के रिगार्डिंग, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से देखा जाएगा। कोरोना के एग्जाम्पल से समझिए कि अभी लॉकडाउन इंश्योर तो हुआ है, बट लोकल गवर्नमेंट ने इस पर कोई खासा स्टेप नहीं लिया। इस कारण क्या हुआ है कि लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट स्टेप लेगा तो लोगों का घूमना बहुत मुश्किल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए फिर भी लोग घूम रहे हैं, अगर वही काम लोकल गवर्नमेंट करेगा तो लोग बाहर नहीं घूमेंगे, ये बहुत इजीली इंश्योर होगा। सो यही था रियो डी जेनेरियो और एजेंडा 21 के बारे में। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।